नमस्कार प्यारे साथियों, देशवासियों। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 पीएम। बुलेटिन 8 पीएम पर सरकार से तीखा सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, बुलेटिन 8 पीएम मतलब वंचितों की आवाज। बुलेटिन 8 पीएम मतलब दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, कामेरों और अल्पसंख्यकों की आवाज। बुलेटिन 8 पीएम का उद्देश्य लगातार प्रतिदिन आप सबके बीच में रात 8 बजे सामाजिक जागरूकता और कोशिश रहती है कि देश के दलितों, पिछड़ों के हितों में सरकार से सवाल किया जाए। बुलेटिन 8 पीएम की हमेशा कोशिश है कि अपने समाज के लोगों को दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के बीच से सवाल करने वाले बहुत ही प्रखर तरीके से बात को रखने वाले लोगों को पैदा किया जा सके। बुलेटिन 8 पीएम हमेशा कोशिश करता है कि गुलामी को छोड़ दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों अपने ही नेताओं से पहले सवाल करना सीखो। तो हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे देश भर के सैकड़ों, हजारों बुलेटिन 8 पीएम के लाखों चाहने वाले क्रांतिकारी साथी, सबसे पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से बुलेटिन 8 पीएम के खबरों को, बुलेटिन 8 पीएम के विचारधारा को लोगों में पहुंचाने का काम करते हैं, आप ही हमारे पिलर हैं। आप ही के बदौलत बुलेटिन 8 पीएम अपनी बात को मजबूती से रख पाता है। तो आपसे जरूर अनुरोध है कि बुलेटिन 8 पीएम को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी दीजिए ताकि और सुधार की गुंजाइश की जा सके। सीधे मुद्दे पे चर्चा करते हैं। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। हां, तो आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 पीएम। बुलेटिन 8 पीएम पर सरकार से तीखा सवाल। सबसे पहला आज का जो मुद्दा है वो दिल्ली से है, दिल्ली सरकार से है, दिल्ली के राज्य सरकार से है, अर्थात केजरीवाल साहब से है। हां, वही केजरीवाल जिन्होंने अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का हिस्सा बनकर अन्ना आंदोलन को खड़ा करके अन्ना आंदोलन के माध्यम से एक पॉलिटिकल ताकत खड़ा करने का काम किया। हां, तो आप सबको याद होना चाहिए कि केजरीवाल मतलब अन्ना आंदोलन, और अन्ना आंदोलन मतलब आरएसएस द्वारा सुनियोजित, प्रायोजित आंदोलन। जिस आंदोलन के तहत केजरीवाल साहब पार्टी खड़ा किए, उस आंदोलन यानी वह आंदोलन जो था, वह आंदोलन की जो जड़ थी वो संघ थी, आरएसएस थी। कांग्रेस के खिलाफ अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, चूंकि उस समय की मांग थी और देश में गुस्सा था और आरएसएस ने उसको भुना लिया। शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में और अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़ा हुआ और देश के कोने कोने में हम भी हैं अन्ना,
नामक टोपी निकली और पूरे देश के कोने कोने और देश के सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा बिगुल फूंका गया गांधीवादी तरीके से। हां, याद रखिए, यह वही संघ जिसने गांधी जी की हत्या किया था, यह वही आरएसएस जिसने गांधी जी की हत्या किया था। आरएसएस का एक व्यक्ति, आरएसएस को मानने और चाहने वाला, आरएसएस का वह व्यक्ति नाथूराम गोडसे यानी आरएसएस की विचारधारा को मानने वाला, आरएसएस का लगभग पिलर कहे जाने वाला नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या किया था। आरएसएस नाथूराम गोडसे को अपना नायक मानती है, माफी वीर को अपना नायक मानती है। उसी आरएसएस ने अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट गांधी जी के टोपी के साथ एक बड़ा कारवां खड़ा किया और कांग्रेस के सरकार को 2014 आते आते दीमक की तरह आरएसएस लग गई और कांग्रेस धीरे 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 खत्म होने लगी। लेकिन सवाल इस बात की है कि आरएसएस के उस खून से तने लथपथ आंदोलन, जो बाहर से तो गांधीवादी था, लेकिन ध्यान रखिएगा आरएसएस द्वारा कोई भी प्रायोजित कार्यक्रम बिल्कुल खून से सना और लथपथ होता है। उसी खून के लथपथ राजनीति की पैदाइश है केजरीवाल साहब। कल तक मैं भी केजरीवाल का समर्थक था, लेकिन जब आंख के सामने पर्दा हटता है तो नंगा तस्वीर दिखाई देने लगता है कि आखिर क्या है। केजरीवाल की एक बयान है जिसको लेकर आज मैं आप सबके बीच में केजरीवाल के हकीकत को बयां करने के लिए बुलेटिन 8 PM पर चर्चा कर रहा हूं। और आप सब लोगों से अनुरोध भी है कि कमेंट बॉक्स में विचार भी दीजिए और शेयर भी करिए। वहीं केजरीवाल जो कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्टी खड़ा किए, वही केजरीवाल जो बनारस में मोदी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़े, वही केजरीवाल जिन्होंने कहा कि मैं हार जाऊंगा तो मैं रिजाइन दे के आऊंगा, जिसने रिजाइन दे दिया। लगा कि देश में एक दमखम वाला लीडर हो सकता है, देश को मिल जाए, लेकिन बाद में पता चला कि यहां भी संघ ने अंदर से खुराक डाला है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज यह बात मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं बुलेटिन 8 PM पर कि केजरीवाल साहब ने कोरोना काल में एक बयान दिया है। केजरीवाल साहब ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में इलाज इस समय तो केवल दिल्ली वालों का होगा, बाहर के लोगों का इलाज राज्य सरकार नहीं करेगी। तो सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये वही केजरीवाल, जब केजरीवाल ये बात कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज, सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में केवल अब दिल्ली वासियों का, दिल्ली वालों को का इलाज रिजर्व रहेगा और बाहरियों का इलाज नहीं होगा। तो इसलिए आज सवाल है, तो क्या दिल्ली में अब महाराष्ट्र के रास्ते पर अब दिल्ली प्रवासी के लिए बेगाने हो गई? तो केजरीवाल जी से सवाल है और हमें आपको यह सवाल करना पड़ेगा। जरूरी ये नहीं कि आप कल तक किसी के समर्थक थे
और आज भी किसी के समर्थक हैं और वो गलत करे तो उस पर आप चुप रहें। समर्थक होना कोई बुरा नहीं, लेकिन गलती पर भी चुप रहना, इसी को कहते हैं गुलामी। तो आज मैं केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़ा करता हूं। बुलेटिन 8 PM केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, केजरीवाल साहब अभी कुछ दिन पहले वही केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के मुखिया का बहुत बड़ाई कर रहे थे, बहुत लच्छेदार भाषा। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, मोदी जी के कारण देश में कोरोना नहीं आ पाया, बहुत कोरोना पकड़ में आ गया, मोदी जी ने समय से निर्णय ले लिया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ऐसे किया, मोदी जी ने तैसे किया। यानी मोदी जी के कसीदे पढ़ने वाले केजरीवाल। मोदी जी यदि अच्छा किए केजरीवाल जी, तो अब आपको दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर देश के इलाज करने से आपको मना करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल है केजरीवाल साहब। जैसे मुंबई में पीछे के दिनों में उत्तर भारतीयों को मार के भगाया जाता था, उत्तर भारतीयों को गाली दिया जाता था, मुंबई से उत्तर भारतीयों को यही शिवसेना, यही बाल ठाकरे और राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को मार के भगाते थे। आज उसी राह पर केजरीवाल तो नहीं, जिन्होंने यह कह दिया कि अब दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। क्या केजरीवाल भी अब आरएसएस के इशारे पर तो नहीं? यह सवाल है। इसलिए इस देश के बहुजनों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, इनके अंदर की थाली का जो राजनीति है, हमें आपको समझना पड़ेगा, हमें आपको तर्क करना पड़ेगा और हमें आपको इस विचारों पर आवाज उठानी पड़ेगी कि आखिर क्यों। अगला सवाल है दिल्ली सरकार से, केजरीवाल का यह फैसला क्या राष्ट्रद्रोही नहीं? दिल्ली की राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार ने यह घोषणा किया कि दिल्ली में केवल और केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा। क्या यह घोषणा, क्या यह सवाल देशद्रोही नहीं है? कुछ दिन पहले पीएम के सुर में सुर मिलाने वाले केजरीवाल साहब, इसका मतलब अब आपके जो अंदर था संघ वाला विचारधारा, वह विचारधारा अब बाहर से दिखने लगा है। यह बात बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा। सच तो सच है, सच को कहा जाएगा और ताल ठोक के कहा जाएगा। बुलेटिन 8 PM संकल्प सच का है। बुलेटिन 8 PM सच की विचारधारा है। बुलेटिन 8 PM बहुजनों की विचारधारा है। बुलेटिन 8 PM वंचितों की आवाज है। बुलेटिन 8 PM राष्ट्र की आवाज है। इसलिए हमें आपको यह बात रखना पड़ेगा और इस बात को मजबूती से समझना भी पड़ेगा कि देश में आरएस पटेल भी यदि गलत है तो तर्क के साथ इसका विरोध करना जरूरी है। आरएस पटेल भी अगर आपको तर्क के अनुसार गलत लगे तो निश्चित रूप से आरएस पटेल का भी विरोध होना चाहिए। विचारधारा से समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए बुलेटिन 8 PM एक ताकत है। अगला सवाल केजरीवाल साहब से,
केजरीवाल जी जरा बताइए, केजरीवाल जी से सवाल है, केजरीवाल जी जरा बताइए, जिन लाखों लोगों ने दिल्ली को अपने खून से सींचा है, दिल्ली के इंडस्ट्रीज को अपने खून से सींचा है, जिन लाखों लोगों ने दिल्ली में दूसरे राज्यों से आकर के दिल्ली में रोजगार किया है, केजरीवाल साहब आपके दिल्ली को टैक्स दिया है, राज्य सरकार के खजाने को भरने की कोशिश किया है। दिल्ली सरकार से सवाल है, केजरीवाल सरकार से सवाल है कि जिन देश के कोने कोने से आने वाले लोगों ने दिल्ली में रोजी रोजगार करके दिल्ली को सजाने का काम किया, अगर आज वह चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, छत्तीसगढ़ राजस्थान के हों, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के हों, कर्नाटका केरल हैदराबाद राजस्थान गुजरात के हों, असम के हों, कश्मीर के हों, देश के कोने कोने के अन्य राज्यों से आने वाले लोग हों, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, अगर वो संक्रमित हो गए केजरीवाल साहब, तो क्या आप उनका इलाज नहीं करेंगे? आपके बयान ने एक बखेड़ा खड़ा किया है, आपके बयान ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है कि आपकी विचारधारा क्या है। आखिर केजरीवाल साहब तो दिल्ली को खून से सींचने वाले, दिल्ली को अपने पसीने से सींचने वाले, वो संक्रमित हो जाएंगे। जो अन्य राज्यों से दिल्ली में रह रहे हैं, उनका इलाज कौन करेगा? उनका इलाज कहां होगा? वो कोरोना मरीज दिल्ली से क्या छत्तीसगढ़ जाएगा? क्या वो कोरोना मरीज दिल्ली से वेस्ट बंगाल जाएगा? क्या वह कोरोना मरीज दिल्ली से बिहार और बनारस आएगा? क्या वह दिल्ली से कोरोना मरीज मध्य प्रदेश उड़ीसा जाएगा? क्या वह दिल्ली से कोरोना मरीज केरला कर्नाटक हैदराबाद जाएगा, गुजरात जाएगा, राजस्थान जाएगा, पंजाब जाएगा, मद्रास जाएगा, या जम्मू कश्मीर वाला यदि संक्रमित हो गया तो इलाज के लिए दिल्ली में रहने वाला क्या वह कश्मीर जाएगा? इसलिए सवाल है, केजरीवाल साहब अपने बयान को फिर से एक बार सुधार कर लीजिए कि आपने राष्ट्रद्रोही बयान दिया है। इसलिए आज बुलेटिन 8 PM पर केजरीवाल जी आप निशाने पर हो। केजरीवाल जी, सच तो यह है गलती से आपने बोल दिया है, लेकिन आपके अंदर शायद संग वाला नस्ल है, इसीलिए दबी जुबान ही सही लेकिन वो जबान पे आ गया। केजरीवाल जी याद रखिएगा, आपका यह बयान याद रखिएगा। मैं एक बार आपको समझाता हूं, आपको एक बात याद दिलाता हूं। केजरीवाल जी, आपसे सवाल है, केजरीवाल जी या केजरीवाल जी के अंधभक्त समर्थक यदि सुन रहे होंगे तो यह बात बुलेटिन 8 PM की यह बात केजरीवाल जी तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। लाखों लोग दूसरे राज्यों से आने वाले रोजगार के लिए जो दिल्ली में रह रहे हैं, इनमें से किसी को संक्रमण हुआ तो वो कहां जाएंगे? सवाल है केजरीवाल जी, आप भूल रहे हो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य राज्यों से आने वाले वह गरीब खोमचे वाले, वह ऑटो चालक जो दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, वह गरीब जो दिल्ली में सड़क पर रात गुजारा करता है, वह दिल्ली वाले लोग, दिल्ली में अन्य प्रदेशों से आने वाले ऑटो चालक, टैक्सी चालक, रिक्शा चालक,
सगड़ी चालक, ठेला चलाने वाला, वह आपका वोटर रहा है केजरीवाल जी। उसने आपको वोट दिया है, उसके वोट के कारण आप केजरीवाल सरकार में आए हैं। लेकिन आप जब यह कह दीजिएगा कि बिहार से आने वाले, बनारस के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले या देश के कोने कोने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का इलाज केजरीवाल सरकार नहीं करेगी, तो आप याद रखिएगा केजरीवाल साहब, फिर चुनाव आएगा। इस बार आपका खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा, यह याद रखना। यह जनता है, सब जानती है, यह जनता है, सब पहचानती है केजरीवाल साहब, इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना। सरकार से सवाल है, सरकार ये बताए बाहरी व्यक्ति है कौन। सरकार से सवाल है केजरीवाल जी, सबसे पहले ये बताओ कि बाहरी व्यक्ति दिल्ली में कौन है। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली हमारा है, दिल्ली में रहने वाला बाहरी कौन है और कैसे है, यह सिद्ध तो करना पड़ेगा केजरीवाल जी आपको। आखिर वो प्रवासी मजदूर जिन्होंने शहर चुना मजदूरी करने के लिए, जिनके पास अपने गांव को छोड़कर अपने परिवार को लेकर वो मजदूर दिल्ली में है, उसका क्या होगा बताइए। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पूरे देश के लोग अपने जरूरी कामों के लिए, रोजगार के लिए, दिल्ली को संवारने के लिए दिल्ली में रहते हैं। तो आखिर जवाब दीजिए, क्या उनका इलाज दिल्ली में नहीं होगा तो कौन करेगा, यह सवाल है। 7 अप्रैल को केजरीवाल ने दावा किया था, 7 अप्रैल को ही केजरीवाल साहब ने दावा किया था कि हमारे पास 30,000 से ज्यादा दिल्ली में, दिल्ली सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए बेड हैं। यह दिल्ली सरकार ने दावा किया था, केजरीवाल सरकार ने दावा किया था, दावा किया था कि 30,000 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए दिल्ली सरकार के पास है। 2 दिन पहले कहा हमारे पास मात्र 8,000 ही बेड हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे पास 10,000 बेड हैं। डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार अब आप कह रहे हैं कि जून के लास्ट तक हमारे पास 15,000 बेड हो जाएंगे। अरे आप मोदी के भी बाप निकले क्या केजरीवाल जी? आप तो भैया मोदी के भी बाप निकल गए। जैसे मोदी कहते थे 21 दिन में खुल जाएगा, जैसे मोदी जी कहते थे 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, कभी 21 दिन क्वारंटाइन रहना है, कभी सबको क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना है। उसके बाद फिर मोदी जी का बयान आता है जरूरत पड़ने पर लोग अपने घरों में भी सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटाइन रह सकते हैं। आप तो मोदी जी के भी बाप निकले भाई जी। सवाल बुलेटिन 8 PM पूछता है बुलेटिन 8 PM सवाल कि केजरीवाल जी कहां गई आपकी राष्ट्रभक्ति? जो आपने कहा था कि हमारे पास 30,000 बेड हैं, कहां गई वो 30,000 बेड? ये सवाल है दिल्ली सरकार से। आखिर उस जनता को आप धोखा क्यों दे रहे हैं? दिल्ली में रहने वाली जनता को केजरीवाल जी
सवाल पूछता है बुलेटिन 8 PM। तो आप लोग देखिए, समझिए, विचार करिए कि केजरीवाल जी अब वो वाले केजरीवाल जी नहीं हैं जिसको हम आप केजरीवाल जी को केजरीवाल जी समझते थे। अब केजरीवाल जी संघ वाले केजरीवाल जी शायद हो तो नहीं गए, इसलिए आपको केजरीवाल पर भी नजर रखना पड़ेगा। इसलिए आज बुलेटिन 8 PM केजरीवाल जी से सवाल पूछता है। आज आप सबसे अनुरोध होगा, इतना शेयर करिए कि यह आवाज केजरीवाल तक पहुंचे कि केजरीवाल जी आप कुछ भी करते जाइएगा, लोग आपकी गुलामी करेंगे। ऐसा नहीं है, लोग मोदी का गुलामी करके झेल गए हैं, इसलिए अब किसी की गुलामी अब लोग नहीं करेगा। अब तो लोग सवाल करेगा। बुलेटिन 8 PM डेली कार्यक्रम के आधार पर लोगों को सवाल पूछने की आदत डाल देगा। अब अगला सवाल देश की सरकार से है। अगला सवाल बीजेपी से है, मोदी जी से है, अमित शाह से है, अंधभक्तों से है, संघ के चाटुकारों से है। अगला सवाल गुलामों से है। अगला सवाल देश के सरकार से है। सुनिए अगला सवाल। सवाल है बीजेपी की चुनावी मोड वाले वर्चुअल रैली में हुए तकरीबन 188 करोड़ खर्च हुए रुपए। जरा सोचिए, बीजेपी ने वर्चुअल रैली किया, बीजेपी के अमित शाह ने बिहार में चुनावी तैयारी कर दिया और चुनावी तैयारी में उन्होंने, पता है, 72,000 LED बिहार में लगा करके, स्क्रीन LED लगा करके रैली किया। अमित शाह जी, सवाल है आज आपसे, अमित शाह जी भले ही झूठ बोले, भले ही आप झूठ बोले कि ये चुनावी रैली नहीं थी, लेकिन ये जनता है अमित शाह जी, जनता सब जानती है अमित शाह जी कि 72,000 LED लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये वही नेता हैं जिन्होंने पूरे 2.5 महीने लगभग कोरोना काल में, यही अमित शाह हैं जो एक भी गरीबों को मदद करने नहीं उतरे। ये यही गृह मंत्री हैं जो पूरा गायब थे, देश में हाहाकार मचा था और अमित शाह का आता पता नहीं था। ये वही अमित शाह हैं। जब सड़कों पर मजदूर मर रहा था तो नहीं पता था अमित शाह का, लेकिन लॉकडाउन खुलते खुलते अमित शाह ने 72,000 LED लगाया और 72,000 LED लगाकर बिहार में क्या किया, चुनावी रैली संबोधित किया। तो बीजेपी से सवाल है, ये वही अमित शाह हैं 2 महीने के दौरान कोरोना के संकट काल में मजदूरों के मदद के लिए कहीं नहीं दिखे। मुझे गृह मंत्री कहने में शर्म आती है, इसलिए सवाल करता हूं अमित शाह जी, आपसे सवाल है, आपके अंधभक्तों से सवाल है, संघ के चाटुकारों से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है कि जब
देश में हजारों किलोमीटर देश के कोने कोने से पैदल चलने वाले लोग पैदल चल रहे थे मजदूर, तब कहां थे आप? बिहार के की चुनावी तैयारी हेतु प्री प्लान करते हैं, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना के संकट काल में देश में आपने प्री प्लान क्यों नहीं किया? यह पूछता है बुलेटिन 8 PM। यह सवाल है और सवाल का जवाब भाजपाइयों को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। सवाल है, बिहार की चुनावी रैली के लिए आप प्री प्लान करते हो, लेकिन देश संकट में आया, उससे लड़ने के लिए आपने कोई प्लान नहीं किया। सवाल है अमित शाह जी मजदूरों की मदद करते नहीं दिखे कहीं, लेकिन अब चुनावी रैली के लिए धमाकेदार प्रस्तुति। इसीलिए तो कहता हूं, समझिए भाजपाइयों की चाल और समझिए खाजपाइयों की चाल, समझिए भारतीय जुमला पार्टी की चाल, समझिए बलात्कारी जनता पार्टी की चाल, समझिए चुनावी मोड के तैयार रहने वाले संघियों की चाल। देश मर जाए चूल्हे भाड़ में, लेकिन इनको सिर्फ चुनाव से मतलब। 72,000 LED लगभग 180 करोड़ रुपया लगभग आंकड़ा है खर्च करने का। जरा सोचिए 72,000 LED लगाया, लगभग 180 करोड़ रुपया खर्च हुआ। सवाल उठता है कि नहीं? देश के कोने कोने से पेट में 8-9 महीने की गर्भावस्था में महिलाएं पैदल चली, कोई 500 किलोमीटर चली, कोई 1000 किलोमीटर चली, कोई 1500 और 2000 किलोमीटर चली, कईयों के तो रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। अमित शाह जी, ये दुनिया याद करेगा, भारत के इतिहास में याद होगा, ये भारत के इतिहास में ये लिखा जाएगा अमित शाह जी और भाजपाइयों कि जब देश में कोरोना काल था, देश मौतों और जिंदगी के बीच में लड़ रहा था, तो अमित शाह गायब थे। ये गरीब मजदूर लोग, जो बैलगाड़ी चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, एक ऐसी घटना हुई कि बैलगाड़ी चलाने वाला अपने बच्चों को जिलाने खिलाने के लिए एक बैल बेच दिया कोरोना काल में, लेकिन अब अपने परिवार को लेकर घर आना हुआ तो एक तरफ बैल और दूसरे तरफ अपने पशु की तरह बैल बनकर गले में जुआ डालकर वो अपने घर को चल पड़ा, अपने बैलगाड़ी पर अपने परिवार के लोगों को लाद कर। तब कहां थे अमित शाह जी? यह सवाल है अमित शाह जी। जब कानपुर में दर्जनों 26 लोग मारे गए तो कहां थे? मध्य प्रदेश में दर्जनों लोग मारे गए तो कहां थे? अमित शाह जी, कोरोना काल में आपका अता पता नहीं था, लेकिन कोरोना काल का लॉकडाउन खत्म करते ही आपने चुनावी रैली को संबोधन किया, 72,000 LED लगाया, 180 करोड़ लगभग खर्चा किया। सवाल पूछता है बुलेटिन 8 PM, आज भी जब देश का गरीब मजदूर करोड़ों की तादाद में भूखों मर रहा है, लेकिन अमित जी इस इमरजेंसी में भी आप चुनावी बिगुल फूंक रहे हो, डिजिटल रैली कर रहे हो, कि आपको शर्म नहीं आती? पूछना तो पड़ेगा। ऐ मेरे देश के बहुजनों, ऐ मेरे देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, वंचितों, कामेरों, देश के साथ गद्दारी करने वाले इन लोगों का एक एक पाई गिनकर के हिसाब लेना।
आज जब भारत कोरोना के मामले में चाइना और इटली से भी आगे निकल गया, भारत दुनिया में 5वें स्थान पर कोरोना महामारी में है, तो आप अमित शाह जी, तो आप बिहार में चुनावी रैली करते हैं, 72,000 एलईडी लगाते हैं, 180 करोड़ से ज्यादा खर्चा करते हैं। यह देश पागल नहीं है, यह पब्लिक है, सब जानती है। अमित शाह जी सब जानती है। इसलिए संघियों याद रखना, एक एक हिसाब लिया जाएगा, एक एक गिन गिन के हिसाब लिया जाएगा। ऐ मेरे देश के क्रांतिवीरों, बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि देश को बेवकूफ समझने वाले लोगों के पेट में दौरा पड़ जाए। इसीलिए तो सवाल है। लेकिन जब सवाल पूछिएगा तो कुछ अंधभक्तों को पचता नहीं, वो आपको राष्ट्रद्रोही करार देंगे, वो आपको जातिद्रोही करार देने लगेंगे। ऐसे लोग इस देश के देशद्रोही हैं। मजदूरों के लिए पैसे नहीं, कोरोना इलाज के लिए किट नहीं, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, लेकिन अरबों रुपए खर्च करके डिजिटल रैली करते हैं अमित शाह जी। यह पब्लिक है, सब जानती है। इतिहास याद रखेगा, जब कोरोना की वजह से भारत बर्बाद हो रहा था, तब बीजेपी चुनावी रैली में मस्त थी, बीजेपी चुनावी रैली में व्यस्त थी। यह इतिहास रहेगा और दुनिया याद रखेगा। दुनिया यह भी याद रखेगा, अमित शाह जी और मोदी जी, भारत यह भी याद रखेगा कि जब भारत दुनिया में कोरोना के बढ़ोतरी में 5वें स्टेज पर था, तब भारत में चुनावी तैयारी के लिए आपने लॉकडाउन खोल दिया। मोदी जी, यह भारत की जनता है, सब जानती है। जब इस देश में 500 केस था, तब आपने सख्ती से लॉकडाउन किया। लेकिन जब आज दुनिया में 5वें स्थान पर है कोरोना के बढ़ोतरी मामले में, भारत 5वें स्थान पर, 5वें पायदान पर है, तो आप लॉकडाउन खोल देते हैं और आप चुनावी रैली की तैयारी करते और करवाते हैं। ये भारत याद रखेगा। आखिर ये अरबों रुपए कहां से आए? पीएम केयर फंड का ये पैसा तो नहीं। ये सवाल है कि जिस मोदी जी के पास भारत की जनता के लिए, कोरोना से बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन चुनाव की तैयारी के लिए अरबों रुपए कहां से आ गए? कहीं ये पीएम केयर फंड कोरोना फंड तो नहीं। आखिर पीएम मोदी पीएम केयर फंड को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते? अब समझिए ये संघियों की चाल है, और समझिए देश के साथ ये धोखा है। समझना तो पड़ेगा आपको। ऐ मेरे देश के वंचितों, ऐ मेरे देश के बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, कामेरों, शोषितों, वंचितों और मुसलमानों, ऐ मेरे देश के क्रांतिवीरों, ये सवाल करना पड़ेगा, ये सवाल करना पड़ेगा इनसे। कोरोना काल में पीएम मोदी ने पीएम राहत कोष रहते हुए, प्रधानमंत्री राहत कोष रहते हुए पीएम केयर फंड क्यों बनाया? अब ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि पीएम केयर फंड में देश की जनता से कोरोना से लड़ने के लिए पीएम ने पैसा मांगा। देश की जनता ने खरबों रुपया
कई हजार करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में कोरोना से लड़ने के लिए दान किया, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड नहीं है, यह मोदी जी ने साबित कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक घोषणा किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम केयर फंड पब्लिक फंड नहीं है। अब सवाल है इन धोखेबाजों से, इन बेईमानों से सवाल है कि जिन बेईमानों ने, जिन धोखेबाजों ने, जिन टुच्चों ने कोरोना से लड़ने के लिए पैसा मांगा, लेकिन कोरोना से जूझ रहे देशवासियों के लिए साफ शब्दों में बता दिया कि यह पैसा देश में कोरोना से लड़ने के लिए पब्लिक फंड नहीं है। ये दुनिया याद रखेगा, इन बहरूपियों की यह काली कारतूस यह दुनिया याद रखेगा। ऐ देश के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, कामेरों, शोषितों, वंचितों, याद रखना, जिस पीएम को आपने बड़बोले के कारण पीएम बनाया, वही पीएम आज देश की जनता के लिए धोखा है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, मोदी नाम मतलब धोखा, मोदी नाम मतलब भारत के लिए खुद एक महामारी, मोदी नाम मतलब भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ा आपदा। इसीलिए तो सवाल करता हूं। और ये बुलेटिन 8 PM है, बुलेटिन 8 PM किसी का गुलाम नहीं है। बुलेटिन 8 PM पर जब होगा, जो भी इस देश के लिए काम नहीं करेगा, उस नेता की सवाल, उस नेता की ऐसी की तैसी होगी, सवाल पूछा जाएगा। पीएम केयर पब्लिक फंड नहीं है, ये दुनिया याद रखेगा। भारत में बेरोजगारी चरम पर थी, अर्थव्यवस्था चौपट था, दुनिया में सबसे गिरी हुई हालत पर अर्थव्यवस्था पहुंचने वाली है, लेकिन बीजेपी की चुनावी रैलियां चरम पर थी। जब भारत बर्बाद हो रहा था, तब बीजेपी की चुनावी रैलियां चरम पर थी। ये भारत याद रखेगा, याद रखना, ये भारत याद रखेगा। जब देश के लोग हजारों किलोमीटर पैदल, मजदूर दिल्ली से एक बिटिया अपने बाप को बैठा करके साइकिल चला करके बिहार पहुंच जाती है, ये भारत याद रखेगा। मोदी जी, आप देश के लिए आफत तो नहीं, आप देश के लिए आपदा तो नहीं, ये भारत याद रखेगा। जब भारत में मजदूरों के लिए खाना नहीं मिल रहा है, मजदूर एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम बचा करके अगले दिन के लिए रख रहे हैं, लेकिन भारत याद रखेगा कि मोदी जी, आपके अमित शाह ने, गृह मंत्री जी ने 72,000 LED खरीद लगवाया, 72,000 LED और सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके चुनावी रैली हुई। यह पैसा कहां से आया? कहीं यह पीएम केयर फंड तो नहीं? यह सवाल है। अंत में मोदी जी और भाजपाइयों, आपसे एक सवाल है अंत में। 3 महीना फीस वाला, 3 महीना फीस वाला। अंत में एक सवाल है आज, अगर मजदूरों के लिए 72,000 बसें, भारतीय जनता पार्टी के नेता ध्यान रखना, मोदी जी ध्यान रखना, मोदी जी ध्यान रखना आप, कि यदि भारत के मजदूरों के लिए 72,000 आप बसें लगवा दिए होते, तो आज भारत के मजदूरों की हालत दुर्दिन में नहीं होती। आप 72,000 बसें देश के कोने कोने में लगा दिए होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन 72,000 बसों से देश का एक एक गरीब सुरक्षित हो जाता। भीड़ का भीड़, झुंड का झुंड
पैदल नहीं चलता, झुंड का झुंड रेलवे पर चढ़ने के लिए नहीं आता, झुंड का झुंड देश के कोने कोने में नहीं घुल आता, और कोरोना इतना खतरनाक भारत में नहीं होता। लेकिन आपको देश से कोई मतलब नहीं है। इन झूठे राष्ट्रवादियों, देश के अंधे राष्ट्रवादियों, देश के झूठे और गंदे राष्ट्रवादियों का पोल खोलना जरूरी है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि बुलेटिन 8 PM के ऐ प्यारे साथियों, बुलेटिन 8 PM आपका चैनल है, बुलेटिन 8 PM आपकी आवाज है, बुलेटिन 8 PM वंचितों की आवाज है। इस बुलेटिन 8 PM की आवाज को आपको शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, आपको सवाल कराने के लिए लोगों को बताना चाहिए। और सवाल है कि आखिर जब देश में इमरजेंसी जैसी हालत, कोरोना काल से जब देश जूझ रहा है, तो इस समय आप चुनावी तैयारी कर रहे हो, पूछता है भारत। अगला सवाल बिहार से है। हम सिर्फ विरोध नहीं करते, जो नेता अच्छा करता है उनका हम प्रशंसा भी करते हैं। नीतीश कुमार ने जब मजदूरों के सवाल पर केंद्र सरकार के गाइडलाइन का इंतजार कर रहे थे, तब हम लोगों ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन आज नीतीश कुमार ने पिछले कई दिनों से लगातार आवाज बुलंद किया कि बिहार में 3 महीने तक कोई भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल किसी भी स्टूडेंट से फीस नहीं लेगा। तो मैं सैल्यूट करता हूं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के इस आवाज पर और मुहर लगाया पटना हाईकोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि बिहार में कोई भी स्कूल, चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, 3 महीना तक किसी का फीस नहीं लेगी। यदि कोई फीस लेते पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार के इस काम को। हम न किसी के अंधभक्त हैं, न हम किसी के विरोधी मात्र हैं। अच्छा करिएगा तो प्रशंसा करेंगे, गंदा करिएगा तो सवाल खड़ा करेंगे। सवाल करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के संकट में मजदूरों की मदद करने के लिए लगातार काम किया था। उस समय भी हमने अखिलेश यादव को सराहना बोला था। अखिलेश यादव जी प्रतापगढ़ के पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपया आपने भिजवाया, पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए आपने टीम भेजा। हम आपका सराहना करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपने प्रवक्ताओं की लिस्ट में, अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में 99% सवर्ण रखा है, ब्राह्मण रखा है। इसलिए हम ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि आप भी सवर्णों के गुलाम तो नहीं। ये सवाल है कि अखिलेश यादव जी, आप भी सवर्णों के मानसिकता पर ही चलने वाले नेता हैं शायद। इसलिए सवाल है आपसे। एक तरफ आप जैसे नेता हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के वो मुख्यमंत्री जिनको भारत का टॉप 2nd मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। सैल्यूट करता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे नेताओं को। बुलेटिन 8 PM पर अब अगला बुलेटिन कोरोना के
कोरोना हेल्थ बुलेटिन अब तक का जो कोरोना पॉजिटिव भारत में है 2,56,611 से ज्यादा, और 24 घंटे के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। अब तक कोरोना से मरने वाले, कोरोना काल में समाने वाले 7200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और 24 घंटे के अंदर कोरोना ने 270 से ज्यादा लोगों को निगल लिया है। आप सबसे अनुरोध है कि आप बुलेटिन 8 PM को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं। ये बनेगी आपकी आवाज। फिर कल मिलेंगे रात 8 बजे बुलेटिन 8 PM। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। नमस्कार।